हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स नॉलेज पॉइंट पे। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि ARO हो यानी कि समीक्षा अधिकारी का, UP PCS हो या लोअर PCS, विज्ञान विषय एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और उनमें से भी जीव विज्ञान के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमेशा रहता है, मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र। तो आज हम पाचन तंत्र पर कुछ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसको एक इस तरह पढ़ेंगे जिससे कि सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न को कवर कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन दैट मीन्स डाइजेशन। एक्चुअली जो हम खाते हैं, जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, वो भोजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी कि जटिल रूप में होता है। हमको जो भोजन के विभिन्न अवयव हैं, मीन्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संरचना के होते हैं। उस जटिल संरचना के जो तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होंगे जब तक कि उनको सरल अणुओं में ना तोड़ा जाए। तो उन्हीं जटिल तत्वों को यानी जटिल अणुओं को, जटिल अणु कौन से हुए? आपके कार्बोहाइड्रेट हुए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन चीज़ें हैं जो हम भोजन में लेते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल रूप में होता है, प्रोटीन भी जटिल रूप में होता है और वसा भी। इनको इनके सरल भागों में तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को जैसे कि ग्लूकोज में तोड़ना। एक्चुअली ग्लूकोज नहीं, आप ऐसे याद रखिए कि इसको मोनोसैचेराइड्स में तोड़ना, मोनोसैचेराइड्स। और जो भोजन हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीसैचुराइड्स के फॉर्म में होता है। पॉलीसैचुराइड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिनमें कि आपका स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। ये सब के किसके उदाहरण मैं बता रहा हूँ? पॉलीसैचुराइड्स के। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैचुराइड्स के, यानी कि पॉलीसैचुराइड्स कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैचुराइड्स में तोड़ने को डाइजेशन। प्रोटीन को तोड़ते हैं तो सबसे जो इसका आसान अवयव मिलता है, सिंपलेस्ट कंपोनेंट, दैट इज अमीनो एसिड। और वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। यानी कि ये तो तीन बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ही डाइजेशन बोलते हैं। तो अगर पाचन की एक प्रॉपर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, तो द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple molecule is called digestion. The breaking of the complex molecule of food into its simple molecule is called digestion. और अगर इसके अंदर की बात कहें तो कार्बोहाइड्रेट, the polysaccharides into monosaccharides, protein into amino acids, fat into glycerol. The breaking of carbohydrate into monosaccharides, protein into amino acids, fat into glycerol is called digestion. यानी भोजन के कठिन यानी कि जटिल अवयवों का सरल अवयवों में तोड़ना ही हमारा पाचन कहलाता है। ठीक है, और इस पाचन की क्रिया को पूरा करने के लिए, इस पाचन की क्रिया को हमारे शरीर में पूरा करने के लिए जिन जिन अंगों को का प्रयोग किया जाता है, उन अंगों को साथ मिलाने पर जो एक सिस्टम तैयार होता है, जो एक तंत्र तैयार होता है, उसको बोलते हैं पाचन तंत्र, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पाचन हमको समझ में आ गया। पाचन क्या होता है? पाचन वह प्रक्रिया है, द फिनोमिना, है ना, इन विच, यानी जिसमें कि हम भोजन के जटिल तत्वों को यानी जटिल अवयवों को उनके सरल अवयवों में तोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन होते हैं? तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन हम बात करते हैं, कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख गुहा की। मुख गुहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी। मुख गुहा वो जगह होती है जहाँ पर हमारा माउथ खुलता है जाकर।
तो बक्कल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे दांत आ जाते हैं, जिह्वा आ जाती है यानी टंग, टीथ, और उसके बाद जो हमारी जो सबसे मेन है लार ग्रंथियाँ, दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि बक्कल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां। तो जब हम भोजन को हमने लिया है ना, भोजन को लिया, ठीक उसी वक्त ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही भोजन को हम इंटेक करते हैं तो उसी वक्त डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी में। लार ग्रंथियां होती हैं, ये लार ग्रंथियां जो है आप ये देख सकते हैं, मुख गुहा के ऊपर ये आपकी हैं लार ग्रंथियां, ये आपका है पहली ये लार ग्रंथियां, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। जो मुख गुहा यानी कि यहाँ से हमारी लार ग्रंथियों में सबसे पहला जो आपको एंजाइम मिलता है वो होता है टाइलिन। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। टाइलिन क्या करता है, ये एंजाइम जो होता है टाइलिन, ये कार्बोहाइड्रेट को, जो हमारे भोजन में पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, इसको माल्टोज में ब्रेक कर देता है। माल्टोज में, ध्यान रखिएगा, इसको किस में ब्रेक कर देता है, माल्टोज में। तो ये पहला डाइजेशन का एग्जाम्पल है। कहाँ शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से ही। जहाँ हम बक्कल कैविटी में फूड रखते हैं, वैसे ही हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, उनसे एक एंजाइम निकलता है जिसको टाइलिन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अगर शुरू करेंगे तो पी से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, PTYLIN, टाइलिन। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, माल्टोज में, माल्टोज डाइसैचराइड्स है, और हमने क्या डाइजेशन में क्या पढ़ा है, पॉलीसैचराइड्स को मोनोसैचराइड्स में ब्रेक करना है। तो ये डाइसैचराइड्स है, इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, अभी कब किस में ब्रेक हुआ, डाइसैचराइड्स है। पॉली किस में ब्रेक हुआ, डाई में। एक और बात, मुंह में प्रोटीन और फैट का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। अब हमने खाना खा लिया, मुंह से हमारे, उसके बाद हमारे मुंह से अंदर जाता है जो फेरेंकिस बोलते हैं, जिसको कि ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है, फेरेंकिस, ग्रसनी बोलते हैं। फेरेंकिस में मुख गुहा भी खुलती है और हमारा जो नेसल कैविटी है ये भी खुलती है, यानी नाक और मुंह दोनों जहाँ मिलते हैं जाके, जो कीप में, जिस कीप में नाक और मुंह बक्कल कैविटी खुलती है, उसको बोलते हैं फेरेंकिस, ठीक है। ग्रसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रसनी, हिंदी में ग्रसनी, फेरेंकिस। फेरेंकिस फिर दो पार्ट में टूटती, नीचे जाने के बाद दो पार्ट में, एक होता है ट्रैकिया और एक होता है ओसोफेगस। एक होता है ट्रैकिया, एक होता है ओसोफेगस। एक चला जाता है फेफड़ों में, ट्रैकिया जो है वो चला जाता है फेफड़ों में, और जो ओसोफेगस होता है वो चला आता है अमाशय की तरफ। ओसोफेगस को ही बोलते हैं हम लोग आहार नाल, ठीक है। आहार नाल से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जब हम भोजन को खाते हैं और दांतों से चबा लेते हैं तो बन जाता है काइम, यानी दांतों से चबे होने के बाद जो चीज़ बनती है इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम, CHYME, काइम। ये जो काइम होता है ये ओसोफेगस में धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, यानी कि पहले ओसोफेगस जो हमारी आहार नाल होती है वो ऐसे करके पहले सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये सब पूछे जाते हैं, पेरिस फ्रांस वाला, टाल्टिक मूवमेंट, ये पूछा जाता है आपसे कि आहार नाल में भोजन के बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो संकुचन और रिलैक्सेशन होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक। ओसोफेगस से अब खाना पहुंचता है हमारे अमाशय में, ठीक है। दूसरा भाग जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपने पाचन तंत्र में, आमाशय। आमाशय यानी कि स्टोमक, ये एक जे शेप का होता है। किस शेप का होता है, देख लीजिएगा आप, ये देखिए ऐसे करके ऐसे बना है, जे शेप का। जे शेप का ऑर्गेन होता है, अंग होता है, जिसमें कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन सा जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है, या गैस्ट्रिक रस बोल सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले जो होता है इसमें, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें आपका पेप्सिन और रेनिन, कौन कौन, पेप्सिन और रेनिन, ये नाम के एंजाइम होते हैं। कहाँ होते हैं,
गैस्ट्रिक जूस में। कहाँ होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में। और गैस्ट्रिक जूस निकलता कहाँ से? अमाशय की दीवारों से। अमाशय की दीवारों से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। दूसरा HCl होता है और तीसरा म्यूकस होता है। तीनों का अलग अलग काम है। देखिए पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ते हैं। यानी कि प्रोटीन को किसमें? पॉलीपेप्टाइड। बहुत अच्छे से समझिएगा, पॉलीपेप्टाइड में कौन ब्रेक करता है? तो पेप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन ये दो एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन को किसमें तोड़ते हैं? पॉलीपेप्टाइड में। अभी अमीनो एसिड में ब्रेक नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड में ब्रेक नहीं हुआ, पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करते हैं। अच्छा, तो HCl का क्या काम होता है? पेप्सिन और रेनिन दोनों ही, पेप्सिन एंड रेनिन दोनों ही एंजाइम तभी काम करेंगे जबकि माध्यम उनको अम्लीय मिले। यानी कि पेप्सिन एंड रेनिन के लिए जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है वो तैयार करता है HCl। आप कहेंगे सर कि हमारे पेट से अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यस, दिक्कत हो जाती है, लेकिन HCl इस अम्ल से, तेजाब से हमारे पेट की दीवारें खराब नहीं होती, यानी उसमें कोई नुकसान नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि उस पेट की दीवारों को बचाता कौन है? म्यूकस। यानी जो गैस्ट्रिक जूस है वो अपने में ही जो नुकसान लिए है, तो उसके लिए जो है डाइल्यूट करने वाला आदमी भी है। अगर HCl से नुकसान पहुंच सकता है पेट को तो म्यूकस भी है। तो HCl से होने वाले नुकसान से म्यूकस बचाता है। और HCl ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भाई पेप्सिन और रेनिन दोनों बिना अम्लीय माध्यम के काम नहीं कर पाते। जब तक माध्यम अम्लीय नहीं होगा तब तक पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज नहीं करेंगे। डन हो गई बात। यहीं पर एक आता है एक और गैस्ट्रिक जूस में, लाइपेज। कौन होता है? लाइपेज नाम का एंजाइम, जो कि वसा को, ध्यान रखिएगा किसको? वसा को। और कौन सा एंजाइम है ये? लाइपेज। किसमें ब्रेक कर देता है? वसा को। वसा को ये तोड़ देता है आंशिक रूप से, ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से तोड़ता है ग्लिसरॉल में। तो थोड़ा सा है ना, ये भी दोनों आंशिक रूप से ही टूटे हैं, प्रोटीन और वसा। तो ये था आमाशय का काम। ध्यान रखिएगा, आमाशय के बारे फिर से बता देते हैं। आमाशय जे शेप्ड का एक अंग होता है। ठीक है, जे शेप्ड का एक अंग होता है जिसकी दीवारों से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, यहाँ पर था एक, रेनिन और तीसरा ये लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये तीनों एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं जो कि आमाशय के दीवारों से निकलता है। 2 चीज़ें और निकलती हैं, HCl और म्यूकस। HCl माध्यम को, यानी इन तीनों के लिए माध्यम बनाता है, इन तीनों एंजाइम को काम करने के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। और म्यूकस HCl से आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। कभी कभी ये HCl बहुत ज़्यादा स्रावित हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमको एसिडिटी हो जाती है इसी HCl की वजह से। तो फिर हम लेते हैं एंटा एसिड। यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं, एंटा एसिड, प्रति अम्ल कारक एंटा एसिड लेते हैं। ध्यान रखिएगा जिसमें कि Mg मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, MgOH होल ट्वाइस। इतना ध्यान, थोड़ी सी बात बीच में निकल है इसलिए बता दिया। तो अब आमाशय के बाद जो भोजन है वो हमारा पहुंचेगा छोटी आंत में। लगभग कंप्लीट जो इसका डाइजेशन है वो यहीं पे होता है। तीसरा नंबर है आपका छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं एक्चुअली, यहीं से शुरू हो जाता है छोटी आंत का। पहला होता है आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। दूसरा होता है जेजेनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। खैर इतना बहुत बड़ी बात याद नहीं रखनी हमको, हमें ये याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से जूस आते हैं और उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो करते क्या क्या है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जुड़ा हुआ है आपका यकृत यानी कि लीवर। क्या जुड़ा है? लीवर। और एक और चीज़ है अग्नाशय, यानी कि ये देखिए ध्यान से, पैंक्रियास। दोनों ही अपना सिक्रेशन छोटी आंत को देते हैं, यानी अग्नाशय से अग्नाशय रस और यकृत से यकृत रस या बाइल जूस, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं छोटी आंत को। क्या क्या मिलता है? यकृत से बाइल जूस, यकृत से बाइल जूस, या इसको पित्त रस बोल दीजिए, पित्त रस। और अग्नाशय से, अग्नाशय से
अग्नाशय रस मिलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस मिलता है। तो इस जो अग्नाशय रस है इसमें आपकी, हाँ एक और बात बता दें आपको, जो यकृत है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत फर्स्ट नंबर पे आता है, और ठीक उसी के दूसरे नंबर पे जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। अच्छा, तो अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय से आपके जो निकलेंगे, ठीक है, यस, अग्नाशय से आपका निकलेगा 2 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के अलावा निकलता है कीमियोट्रिप्सिन। क्या निकलता है? कीमियोट्रिप्सिन। यहाँ पर आकर आपका जो पाचन है वो पूर्ण हो जाता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन और कीमियोट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को तोड़ देते हैं अमीनो एसिड में, प्रोटीन को तोड़ देते हैं अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल कर देते हैं। कौन कौन? ट्रिप्सिन और कीमियोट्रिप्सिन। अच्छा, ये दोनों एंजाइम तभी काम करेंगे जब माध्यम कैसा हो? क्षारीय हो। ध्यान रखिएगा, तब माध्यम कैसा हो? क्षारीय। तो उसको क्षारीय कौन बनाता है? वही यकृत के से आने वाला पित्तरस यानी कि बाइल जूस, है ना, पित्ताशय से आने वाला पित्तरस। हरे रंग का होता है, आपने देखा भी होगा, हरे रंग का होता है। जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग जानते होंगे, कभी कभी जब चिकन वगैरह काटते हैं तो उसमें से एक हरा हरा हो जाता है, तो कहते हैं जहर सा फैल गया। तो वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो बाइल जूस ही होता है, बहुत ही हरे रंग का होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि ये यानी कि एल्कलाइन होता है। ट्रिप्सिन और कीमियोट्रिप्सिन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो छोटी आंत में कहाँ से कौन कौन आता है? तो यकृत से बाइल जूस आता है जो माध्यम को क्षारीय बनाता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है जिसमें कि ट्रिप्सिन और कीमियोट्रिप्सिन नाम के 2 रस होते हैं, ठीक है। एक और इसमें होता है बीटा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज जो क्या करता है? जो करता है कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ेगा? ये तोड़ देगा माल्टोज में। किसमें तोड़ देगा? माल्टोज में। ठीक है, ये बात हो गई आपकी छोटी आंत की। तो छोटी आंत में क्या क्या हुआ? ध्यान दीजिए, यकृत और अग्नाशय से आते हैं। यकृत से आता है पित्तरस, और ये बात यकृत के बारे में याद रखनी है। हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। वहाँ से पित्तरस जो कि बाइल जूस पित्ताशय में इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से आ जाता है हमारी छोटी आंत में। अच्छा, क्षारीय होता है, हरे रंग का होता है। और दूसरी एक ग्रंथि और है अग्नाशय, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। एक और बात याद रखनी है अग्नाशय के बारे में, ये जो ट्रिप्सिन और कीमियोट्रिप्सिन आप देख रहे हैं और ये बीटा एमाइलेज देख रहे हैं, ये इसके बाह्यस्रावी होने का, यानी कि बाह्यस्रावी होने का परिणाम है। इसके अंतःस्रावी होने का परिणाम से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। इससे आप भलीभांति परिचित होंगे। इंसुलिन, जब रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ का यानी मधुमेह का रोगी कहलाता है, उसको इंसुलिन नाम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये तभी दिए जाएंगे जबकि इंसुलिन ना बन रहा हो शरीर में, यानी कि अग्नाशय का जो अंतःस्रावी काम करना है वो ना हो रहा हो, तो इंसुलिन का स्रावण ना हो रहा हो, इंसुलिन का सिक्रेशन ना हो रहा हो। तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और एक बात, अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि, यानी ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, ठीक है। तो अब आया है छोटी आंत के बाद यहाँ पर एक और होता है इलियम। इलियम में क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा छोटी आंत। एक और इसी में छोटी आंत में ही इसको मिटा देते हैं। यहाँ से देख लीजिए, आंत्ररस, ठीक है, आंत्ररस बोलेंगे या इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। इसमें क्या होता है? यहाँ पर आने के बाद आपका जो डाइजेशन है मानव शरीर का वो पूर्ण होता है। जो इंटेस्टाइनल जूस में जो रस होता है उसमें एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि सीधी सीधी बात है माल्टोज को, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देते हैं, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो यहीं पर बात कंप्लीट हो रही है, यानी कि मोनोसैचराइड जो बताया था मैंने कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैचराइड यानी ग्लूकोज में टूट जाता है, और पॉलीपेप्टाइड जो है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं,
कौन बदल देता है, ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइनल जूस। कौन बदलता है, इंटेस्टाइनल जूस। और जो वसा होती है उसको ग्लिसरॉल में बदल, यही हमारा उद्देश्य था और ये हमारा उद्देश्य यहाँ पर पूर्ण होता है, यानी कि हमारा डाइजेशन भी पूर्ण हो गया। डाइजेशन कहाँ पूर्ण हुआ, छोटी आंत में जाने के बाद। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक और अंग दिख रहा होगा आपको, मैंने लिखा है अपेंडिक्स। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिरूप परिशेषिका। क्रमिरूप परिशेषिका, इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। ये क्या है, ये मानव विकास का एक उदाहरण है कि हम पहले हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके पूंछ थी, यानी अवशेषी अंग का, ध्यान रखिएगा, अवशेषी अंग का, ये अवशेषी अंग है जो कि हमारे पूर्वज यानी बंदर से हमको मिला है। परिशेषिका यानी हमारे, आप देखिएगा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके बाद अगर आप महसूस करेंगे तो वहाँ पर एक हड्डी से निकली, उसको बोलते हैं क्रमिरूप परिशेषिका। वो सॉरी अंदर जो होती है यहाँ पर उसको बोलते हैं, यानी ये बताती है कि हमारे पूर्वज पहले शाकाहारी रहे, तभी उनके अपेंडिक्स यानी क्रमिरूप परिशेषिका पाई जाती है। एक और विकास के उद्भव का जो परिणाम है वो एक कड़ पल्लव के पिन्ना है ना, यानी ये जो पंख, ये जो आप हड्डी देख रहे हैं, ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो ऐसे थे जिनके कान के बड़े थे। ठीक है, खैर ये तो बात होगी डाइजेशन से अलग। तो ये डाइजेशन था आपका। डाइजेशन शुरू होता है मुख गुहा से, फिर आमाशय से, फिर छोटी आंत और फिर अंतःशरीर। आपको ध्यान क्या रखनी है, ये दो चीज़ें, आमाशय और छोटी आंत। आमाशय में पेप्सिन रेनिन एंजाइम होते हैं, HCl उनको माध्यम प्रदान करता है। म्यूकस हमारा HCl से हमारे आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। यहीं पर आपका प्रोटीन जो है पेप्सिन रेनिन से पॉलीपेप्टाइड में, वसा जो है ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय दोनों से आपका रस आता है। यकृत से पित्त रस आता है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है और बाद में छोटी आंत में आता है। क्षारीय माध्यम बना देता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, अग्नाशय से दो रस आते हैं, ट्रिप्सिन और कीमियोट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन और कीमियोट्रिप्सिन नाम के दो एंजाइम होते हैं। इसके अतिरिक्त बीटा एमाइलेज नाम का तीसरा एंजाइम होता है। ये तीनों एंजाइम तभी कार्य करते हैं जब माध्यम कैसा हो, क्षारीय। वो माध्यम क्षारीय कौन बनाता है, पित्त रस बनाता है। और ये करते हैं क्या, बस वही करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और वो फिर उसके बाद आंत रस आता है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में यानी कि जो हमारा उद्देश्य था वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो छोटी आंत है उसमें ये भी ध्यान रखिएगा, विली नाम के, विली इंग्लिश में बोलते हैं WILLY, विली नाम के एक अंगुली जैसे, पूरी छोटी आंत में विली नाम के अंगुली जैसे उभार होते हैं जो कि छोटी आंत के जो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से जो हमारा भोजन पाचित हो चुका है, पाचित भोजन, डाइजेस्टेड फूड, ये छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में प्रवेश करा देती है, रक्त में प्रवेश करा देती है, जहाँ पर उसका कि आगे जाने के बाद उसका जो ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज में टूट गया है ना उसका, तो फिर उसका शोषण होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि 38 ATP यानी कि CO2 बनता है, H2O बनता है, 38 ATP एनर्जी मिलती है, शोषण मिलती है, हर एक सेल में जाती है। डाइजेस्टेड फूड किससे एब्जॉर्ब होता है, छोटी आंत द्वारा, ध्यान रखना, विली से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो मलाशय में आके गुदा से निकल जाता है। ठीक है, इसके पहले उस अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर होता है यानी जल, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और भेज दिया जाता है किडनी को, है ना, वहाँ से वो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड मलाशय से गुदा के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सफ़र था हमारे भोजन का कि कैसे कैसे किन किन चरणों में वो आता है, और उसके बाद उसके, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा, पाचन का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसैचराइड्स को मोनोसैचराइड्स में तोड़ना, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ना, और फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ना। तो दीज आर द एम्स ऑफ डाइजेशन, ये उद्देश्य था हमारा डाइजेशन का, पाचन का, और वो पूरा होता है आंत में, छोटी आंत में जाकर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगा कि आपको मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं इससे, पाचन को लेके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।